Hello everyone. I hope all of you are keeping well and doing well in your studies. आप लोग अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हर सब्जेक्ट के टॉपर स्टूडेंट्स के साथ, फुल स्कोरर स्टूडेंट्स के साथ वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे और उस बातचीत के क्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी, किन बातों का ध्यान रखा था, किन बातों को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था और कैसे उन लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्णिता सिंघल के साथ। वर्णिता, आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे आज कि साइंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। वर्णिता से हम लोग बातचीत तो करेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि मैं वर्णिता से ही ये बात रखूं कि वो अपने आप को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करे। Hello everyone, this is Varnita Singhal and currently I'm studying in class 12th. My hobbies are playing the guitar, drawing and painting, singing, dancing, etc. And I've given CBSE 10th board examination in the year 2019. And I've scored, in English I've scored 98, Mathematics 100, Sanskrit 100, Science 100 and Social Sciences 96. वर्णिता ने लगभग सभी सब्जेक्ट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा एफर्ट किया है अपनी तरफ से। आप लोगों को यह भी समझना होगा कि इन्होंने जो 3 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स पाए हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में और संस्कृत में, ठीक है। तो ये जो फुल मार्क्स पाए हैं, ये वैसे ही तो नहीं आए होंगे। इन्होंने बातों को सीरियसली लिया होगा, इन्होंने कुछ तो रास्ता अपनाया होगा। उसी रास्ते को इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने वो रास्ता कैसे अपनाया। ये सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, आप लोगों के प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। तो वर्णिता से बातचीत हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले वर्णिता को बधाई दे देते हैं कि वर्णिता ने इतना अच्छा स्कोर किया। आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना था? Oh yes, aggregate percent मेरा था 98.8%. 98.8%। घबराने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस स्कोर से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मैं और वर्णिता हम दोनों इसके लिए आपको पहले से ही बेस्ट विशेस देते हैं। हमें आपके टैलेंट पर पूरा भरोसा है, आप उसका कितना उपयोग करेंगे ये आपको देखना है। तो शुरू करें वर्णिता से बातचीत साइंस के बारे में, ठीक है। वर्णिता, सबसे पहले तो साइंस सुन करके ही लोगों में घबराहट हो जाती है, खास करके वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है आपका, ऐसा होता है, वैसा होता है। कभी कभी तो टीचर्स भी कहते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि साइंस की तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सीक्वेंस में, क्रम में, आपने प्री बोर्ड एग्जाम के बाद बोर्ड एग्जाम तक कैसे किया, किन बातों पर ध्यान दिया, किन बातों पर ध्यान नहीं दिया, इस पर जरा गहराई से आप चर्चा करें। जैसे कि सर ने कहा, साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये तीनों पार्ट को ही हमें टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल टाइम, बैलेंस टाइम। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। फिजिक्स को हम अगेन बाइफर्केट कर सकते हैं, थ्योरी एंड द न्यूमेरिकल पार्ट। अब दोनों को अगेन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आपसे न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं बनेंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ आप थ्योरी करते रहें या सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स करते रहें, दोनों को इक्वली बैलेंस रखें। अगर आप एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी करिए,
पूरे एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ के फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करना, दिस मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन. तो दोनों को साथ में लेके चलिए एंड इट विल गो विद द फ्लो. वर्णिता का कहना है कि फिजिक्स एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें पहले आपको थ्योरी को अच्छे से समझना होगा, और जब आप थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके न्यूमेरिकल्स को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. एक और बात है, फिजिक्स में लोग समझते हैं कि थ्योरी पार्ट किसी तरह से रट लो और न्यूमेरिकल्स बना तो बना, नहीं तो छोड़ देंगे. क्यों छोड़ देंगे भाई? जब थ्योरी हम अच्छे से समझ जाएंगे तो छोड़ने वाली कोई बात नहीं होती है ना. तो हमें अपने अंदर वो विश्वास लाना है, वो फेथ लाना है, वो कॉन्फिडेंस लाना है कि थ्योरी हम अपने टीचर से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से समझें, और ये मन में विश्वास रखें कि न्यूमेरिकल्स को छोड़ नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं. यस है ना? यस. गुड, वेरी गुड. तो वर्णिता का ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा है कि थ्योरी मजबूत करो और न्यूमेरिकल्स को छोड़ो मत. ठीक ठीक. वर्णिता, आगे अब आप थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बताइए. यस, अब केमिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अब केमिस्ट्री में यू हैव इक्वेशंस एंड अगेन यू हैव थ्योरी. अब इक्वेशंस में आपके पास दो वेज है उनको याद करने की. या तो आप उनको रटो, याद करो, या आप उसके बेसिक बैलेंसिंग को समझो, लॉजिक लगाओ एंड देन यूज इट, देन अप्लाई इट. केमिस्ट्री में सब चीज़ों के नाम याद करना, रटना इज अ बैड वर्ड, रॉन्ग वर्ड हियर. तो आप थ्योरी को समझो, आप कंसेप्ट पे जाओ, क्वेश्चन आंसर्स पे मत जाओ कि हमें इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना है. अपना बेस इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी क्वेश्चन आए, आई विल बी एबल टू डू दैट. वो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर. और वो कैसे आएगा? जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, जब आप एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड, एवरी इक्वेशन. उसके लिए एक मैं और आपको बताती हूँ. जैसे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल, तो आपके सामने एक वॉल होगी या कुछ भी होगा, तो राइट डाउन ऑल द इक्वेशंस एंड स्टिक इट देयर. जब आप पास होते रहोगे वहाँ से, तो आपको एक क्विक लुक आएगा. जैसे ही आप एक उस पर लुक दोगे तो वो आपके माइंड में रजिस्टर होते जाएगा. तो ऐसे ही बनते बनते आपके रजिस्टर होते जाएंगे माइंड में इक्वेशंस. तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आपका तरीका बहुत अच्छा है, इस तरीके को मैं भी अपनाता हूँ. वर्णिता ने जो ये तरीका केमिस्ट्री के बारे में कहा, वो तरीका मैं अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ. तो आपके स्टडी टेबल के पास आपका नोटिस बोर्ड होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए. जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वो बातें जो आपको ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगती हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान भी कर रही हैं, तो उनके पर्चे बनाकर, चिट्ठे बनाकर, आप जो भी बोलते हैं उसको, आपकी भाषा, अपना आपका तरीका है, उसको आप वहाँ लगा दीजिए. और आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ, उसी तरह से गुनगुनाते रहिए, उसके ऊपर नज़र रखते रहिए. एक न एक समय वो आपके कंट्रोल में ज़रूर आ जाएगा. कोई ना कोई बात क्लिक करेगी और आप उसको आसानी से समझ जाएंगे. तब इसका एडवांटेज आपको रियलाइज होगा. एंड वंस यू realize the advantage of these stickers, you will start doing it more and more. वर्णिता, ये आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि हर सब्जेक्ट में ये यूजफुल हो सकता है. Yes, sir, मैथमेटिक्स definitely. में आप फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, उसके लिए हो सकता है. बायोलॉजी में आपको कोई फिगर समझ में नहीं आ रही है अच्छे से, तो उसका भी अगर आप ड्राइंग लगा दें तो अच्छे से समझ में आ सकता है. Yes. सोशल साइंस में कई बातें समझ में आ सकती हैं उसमें से. और मेरे ख्याल से संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल है. और वर्णिता, आपको इस बात के लिए धन्यवाद. ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने स्टूडेंट्स को बताया. अब आप बायोलॉजी के बारे में बताइए. यस. अब बायो कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक पहाड़ होता है, दैट इज सो हाई टू क्लाइंब. पर बायो को अगर आप इंटरेस्टिंगली पढ़ो विद ऑल दी डायग्राम्स एंड कलर पेंसिल्स, और पूरे डायग्राम को बना के आप एक एक प्रोसेस पहले रीड करो, देन रिसाइट इट टू योर सेल्फ कि हाँ मैंने इतना समझा, देन योर स्टडीइंग विल बी सो इंटरेस्टिंग, बिलीव मी. तो आप हर चीज़ को एक क्रिएटिव वे में ले जाओगे और कंसेप्चुअल बेस्ड, सब चीज़ को एकदम क्लैरिटी, अपने माइंड में क्लियर पिक्चर रखो कि हाँ ये प्रोसेस ऐसा होता है. सपोर्ट योर आंसर्स विद द डायग्राम्स. उससे क्या होता है, जो आप रिटन में समझा नहीं पा रहे हो, वो टीचर आपके डायग्राम से समझ जाती कि येस दिस किड नोज दिस आंसर. बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया है. ये और भी सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं. मुझे लगता है कि
सोशल साइंस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई बात जो आप अपने आंसर में लिखना चाहते हैं ये अपने मन से निकाल दीजिए कि केवल आप वर्ड्स में ही लिखेंगे तो आपका आंसर कहा जाएगा। जो आप उससे रिलेटेड कोई अगर ड्राइंग बना देते हैं और वो ड्राइंग वो चीज को एक्सप्लेन कर जाती है जो शायद आप लिखे नहीं थे, तो ये आपके आंसर को फर्दर ऐड करता है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, इस बात का रिफ्लेक्शन इवैल्यूएटर के माइंड में आता है और उन्हें भी लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को इस बात की समझ अच्छे से है। डेफिनेशंस पे सुना है कि बायो में ज्यादा जोर देना होता है। यस सर, डेफिनेशंस शुड बी वेरी स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब ये भी नहीं है कि रटो, तो डेफिनेशंस को याद करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बड़ी सी डेफिनेशन है, कट इट इनटू 5 और 4 पार्ट्स, जितना भी आप समझ पाओ, एंड उन 4 पार्ट्स को इंडिविजुअली अच्छे से समझो एंड देन कंबाइन देम। फिर जब आप लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, ओके आई एम मिसिंग द सेकेंड पार्ट। तो आप ऐसे कभी भी किसी डेफिनेशन को भूलेंगे नहीं। आपको पता है इस डेफिनेशन के 4 पार्ट्स हैं, तो मैं हर पार्ट को इंडिविजुअली लिखूंगा और कोई पार्ट मिस होगा तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा। तो दिस इज अगेन अ क्रिएटिव वे। ये एक क्रिएटिव वे, ये टर्म को आप लोग भी नोट कीजिएगा। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्णिता ने डेफिनेशंस को समझने के लिए, याद करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा तरीका बताया और उसका नाम इन्होंने दिया द क्रिएटिव वे। ये द क्रिएटिव वे क्या है? कोई डेफिनेशन है, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हो गया सेल का डेफिनेशन। तो इसको 3 पार्ट में बांट दो। सेल अलग हो गया, स्ट्रक्चरल अलग हो गया, फंक्शनल अलग हो गया, यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। अब इनको आप जोड़ दो, एक एक को पहले समझ लो, ठीक, और तब जोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपके मन में खुद ही जुड़ जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से आप डेफिनेशंस को याद करें। याद रखिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं नहीं, वर्णिता की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि डेफिनेशंस को याद करते समय, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेशंस को पार्ट में तोड़िए। पार्ट में तोड़ करके उनको समझिए, पार्ट पार्ट समझिए, और जब पार्ट पार्ट समझ जाएंगे तो बिल्कुल सपाट हो जाएगा वो। ठीक है? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। वर्णिता की बातें आप लोगों के ऊपर भी अच्छा असर डाल रही होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। वर्णिता, साइंस में खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो ये इसके तीनों पार्ट हैं, ये तो आपने बता दिया कि इनको प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम के बीच में किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बताइए कि प्री बोर्ड से लेकर के और बोर्ड एग्जाम के बीच तक यस सर, आप किस तरह से प्रैक्टिस करती थी? आंसर लिखने का प्रैक्टिस हमारा यहाँ मतलब है, कैसे प्रैक्टिस करती थी, किन बातों का ध्यान रखती थी, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए। यस सर। ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, पर सैम्पल पेपर्स का सॉल्व करना मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो एंड वर्बली अपने दिमाग में आंसर्स लाओ। दैट इज़ एन ईज, वो ईजी वे ऑफ डूइंग है। बट जो करेक्ट वे है वो क्या होता है कि एक सैम्पल पेपर है, उसका टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे टॉप पे लिखा हुआ रहता है। वो क्यों लिखा हुआ रहता है कि आप एक सैम्पल पेपर रखो, सेटिंग बनाओ ऐसी कि आप बैठो एंड सॉल्व इट, राइट इट, और उसको कॉपी में जैसे आप बोर्ड्स का पेपर देने वाले हैं सेम उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में आप उसे लिखें और उसको चेक ना करें अगर वो अनसॉल्व्ड है। तो आप जब उसे लिख लेंगे देन आस्क समवन एल्स टू चेक दैट फॉर यू, तब आपकी गलतियां भी निकलेगी एंड ट्राई टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स। उसमें क्या है, आप अपने आप को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे, क्योंकि हम जब वर्बल करते हैं ना तो हमें अपनी मिस्टेक्स उतनी हाईलाइट नहीं होती है, जो बहुत नेसेसरी होती है। और बेसिक पर्पस ऑफ सॉल्विंग द पेपर्स यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को जानें और उन्हें करेक्ट करें। तो सैम्पल पेपर सॉल्विंग इज अ मस्ट। और पढ़ाते पढ़ाते के क्रम में मुझे लगता है कि कभी कभी सब्जेक्ट टीचर्स भी कहते हैं कि इस क्वेश्चन को इतने मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, इतने मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाने भी आपको आना चाहिए और उसको शॉर्ट में करने भी आना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा होता है। यस सर, डेफिनेटली। स्टूडेंट्स को ये, वर्णिता, आप जब प्रैक्टिस करती थी तो प्रैक्टिस आप सैंपल पेपर का करती थी लिख करके? यस। किसी से चेक भी करवाती थी? प्रिफरेबली आप अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाती होंगी। यस।
तो इस बीच में आप करती क्या थी? चेक हो गया, उसके बाद आप क्या करती थी? जब चेक हो जाता था तो आई यूज टू रिक्वेस्ट माई टीचर कि आप मेरी जितनी गलतियाँ, जितनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गलतियाँ वो निकालें, ताकि मैं उससे एनालाइज करूँ और ये ट्राई करूँ कि मैं जब अगला पेपर दूँ तो आई डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स, क्योंकि उसी से मेरी इवैल्यूएशन अच्छी होगी और मेरी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी। तो मिस्टेक्स पे ध्यान देना, मिस्टेक से डिमोटिवेट होना इज़ नॉट एन ऑप्शन, मिस्टेक से सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वर्णिता ने आप लोगों के सामने रखी है, वो ये कि आप सैंपल पेपर्स बनाइए। जैसे वर्णिता ने कई सैंपल पेपर्स बनाए थे, आप सैंपल पेपर्स बनाइए। बनाने के बाद आप उन आंसर स्क्रिप्ट्स को अपने सब्जेक्ट टीचर से प्रिफरेबली इवेलुएट कराइए और अपने सब्जेक्ट टीचर से ये रिक्वेस्ट भी कीजिए कि सर या मैम, आप जब इसको इवेलुएट करें तो प्लीज कमेंट्स जरूर लिखें कि मैंने कहां पे क्या चीज छोड़ा है। जो मेरा सही है वो तो सही है, जो मेरी गलतियां हैं उनको निकालिए और मुझे सजेशंस लिख दीजिए। नेक्स्ट पेपर में अगर उसी को फॉलो किया जाए तो और भी बेटर परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, याद रखिए, वर्णिता के ये सजेशंस, वर्णिता की ये बातें सिर्फ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम तक के लिए नहीं है, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आ सकती है ना? तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब वर्णिता, इतना जानने के बाद जाहिर है आपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस किए, टीचर्स ने जो आपको बीच बीच में पढ़ाते समय हिंट दिए होंगे कि ये अच्छा टॉपिक है, इससे ऐसे आता है वैसे आता है, आप उनको फॉलो करती रही। लेकिन इतना सारा काम करके मैथ्स में भी 100 लाना, संस्कृत में भी 100 लाना, साइंस में भी 100 लाना और सोशल और इंग्लिश में 95 प्लस लाना, ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा पेरेंटल सपोर्ट मिला होगा। तो पेरेंटल सपोर्ट कितना जरूरी है, इस पर भी थोड़ा आप बताइए। पेरेंटल सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज टाइम्स आते हैं जब यू आर नॉट वेरी मोटिवेटेड, तो आपके पेरेंट्स ही काम आते हैं बिकॉज दे शो फेथ इन यू। उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को अपने अंदर रखने से आप कमज़ोर नहीं हो रहे हो। स्पीक आउट टू देम, सेल्फ टॉक करो। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी। उनको बताओ कि मुझे ऐसा लग रहा है। दे हैव कंटिन्यूसली थ्रू आउट माई पीरियड मेरी मम्मा पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि येस यू कैन डू इट। They showed faith in me even if I didn't. And sir, not only my mummy papa, there's my tutor named Archana auntie. She helped me a lot in this. So I would contribute all my success or this achievement to them क्योंकि उनका सपोर्ट सब बहुत ज़्यादा है. I cannot express that in my words. तो ये वर्णिता ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि अगर सक्सेस हुआ तो वो मेरा, और अगर फेलियर हुआ तो वो बाकी सबका मेरा छोड़कर, है ना? तो ऐसी बात नहीं है। वर्णिता ने बड़ा फ्रैंकली इस चीज को रखा है, बड़ी ओपन तरीका से इस बात को रखा। वर्णिता, एक बात और बताइए। ठीक है, मदर और फादर की तरफ से ओपन मोरल सपोर्ट मिलना ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, मैं समझ रहा हूं इस चीज को। दूसरी बात ये आती है कि फादर, ठीक है, वो अपना हर तरह से आपको सपोर्ट किए, आपको मोरल सपोर्ट दिया उन्होंने, आपको कब कौन सी बुक चाहिए, कौन सी स्टेशनरी चाहिए, वो मार्केट से ला करके आपको दिए ताकि आप न जाए लाने और आपका समय बचे। yes, ठीक है, yes. एक बार पहले भी आपने बातचीत के क्रम में ऐसा कहा था। मदर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, खास करके आपके कपड़ों का ख्याल रखना, आपके डाइट का ख्याल रखना, आप कब रेस्ट लें, कब सोएं, कब जगें, कब पढ़ें, है ना? Yes, sir. फोन से दूर रहें, आजकल ये बड़ी समस्या हो गई है। Yes. तो इन सब चीज़ों में आपको अपनी मम्मा से भी बहुत सपोर्ट मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर, मम्मा डेफिनेटली, जब मैं पढ़ती थी तो मम्मा यूज़ टू इंश्योर कि कोई मेरे रूम में आए ना। मतलब वो सबको बोल देती थी कि अभी वर्णिता पढ़ रही है, आप 2 आवर्स के बाद जाएं प्लीज़, तो 2 घंटे के बाद जो भी आपको काम है प्लीज़ करें। एंड डाइट, उनने मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखा। शी इंश्योर्ड कि मैं कुछ
ऐसा भी नहीं है कि मैं जंक फूड ना खाऊं, पर खाऊं तो लिमिटेड खाऊं, देन मैं वार्म वाटर पीऊं। इतना आपको कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, बट अपना इतना ख्याल रखो कि आप बीमार ना पड़ो। बिकॉज इफ़ यू गेट सिक तो आपके वो कुछ दिन जो है ना, जो बहुत प्रेशियस होते हैं, जो बहुत क्रूशियल होते हैं इस पीरियड के लिए, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो यू कैन नॉट रिस्क दैट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। मतलब आपके हेल्थ का पूरा ख्याल पूरा ख्याल रखा है, मम्मी ने रखा पूरा है ना? यस। क्योंकि मम्मी को पता था कि अगर वर्णिता कीपिंग गुड हेल्थ तो कीपिंग गुड स्टडीज ऑल्सो, इस बात का उनको अच्छे से भरोसा था। और इसीलिए उन्होंने वर्णिता के सोने का, जगने का, पढ़ने का, खाने का जब मैं बोल रहा हूं तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों शामिल है, ठीक है? और हर चीज का ख्याल रखा और समय समय पर इसको पॉइंट आउट भी करती रही वो। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने रखा। और सबसे बड़ी बात जो वर्णिता ने कही वो ये कि आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता हो तो अगर आपको लगता है कि पापा से शेयर करना चाहिए तो उनसे शेयर कीजिए, ममा से शेयर करना चाहिए तो उनसे शेयर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं आपकी पढ़ाई से, आपके कंसंट्रेशन में जो बाधा बन सकती है, उनसे दूर ही रहें, ठीक है? एक बहुत जरूरी बात बच गई है। बचपन से हम लोग बहुत सारी हॉबीज पालते हैं। वर्णिता हंस रही है क्योंकि इसकी भी कुछ हॉबीज हैं। तो वर्णिता, आप अपनी हॉबीज को कंटिन्यू रखी या प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में थोड़ा सा उनको ड्रॉप कर दिया? नो क्या सर, किया आपने? सर ड्रॉपिंग इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि आपको वापस प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, आपको वापस फ्रेश फील करने के लिए, आपको इसको एक मिनी वेकेशन करके एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है जो यूज करते हैं कि आप अपने दिन में 30 मिनट्स अपने लिए निकालो, 30 मिनट्स या 1 आवर, जब भी आपको चाहिए कि ट्राई टू रीजनरेट योर सेल्फ। तब आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना दिन में करने के लिए, जैसे आपको गिटार बजाना पसंद है, डू दैट। आपकी हॉबी जो भी हो, एन्जॉय दैट टू द फुलेस्ट, क्योंकि उससे आप हैप्पी भी रहोगे। हमेशा पढ़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है। तो बार बार अपने आप को रीगेन करना, एनर्जी लाना, रीजनरेट करना इज़ वेरी नेसेसरी। तो हॉबीज़ को ड्रॉप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, उनको कंटिन्यू रखें। टाइम थोड़ा कम दे दो, बट रोको मत किसी चीज़ को। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आप अपना प्रैक्टिस भी जारी रखिए, जम के पढ़िए, खूब जम करके पढ़िए। लेकिन इस जम के पढ़ने के लिए आपको अपनी हॉबीज को छोड़ना नहीं है। हॉबीज को इसलिए नहीं छोड़ना है कि आप कितना अच्छा प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे या प्रोडक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बाय हार्ट, माइंड एंड सोल आप कितने रिलैक्स हैं। आपकी हॉबीज आपको रिलैक्स करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं। तो आपकी जो हॉबीज हैं वो आपको रिफ्रेश करती हैं, यस, ठीक है, री एनर्जाइज करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं कि यस यू कैन डू इट, यस, आपको कर लेंगे, आपको करना चाहिए, है ना? यस सर। तो अपनी हॉबीज को कंटिन्यू रखना है। वर्णिता, और अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकती है। यस सर, मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो डोंट लूज दैट होप, जारी रखिए कि यार सिर्फ 2 महीने की बात है, मुझे अपना बेस्ट देना है और आप दे सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? वी आर ऑल नॉर्मल पीपल, हमें बस एफर्ट डालना है, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतनी ही मीठी होगी चीज़। तो जस्ट ये है कि बहुत बार होगा कि आप डीमोटिवेटेड रहोगे, पर अपने आप से सेल्फ टॉक करो, अपने आप को मोटिवेट करो, फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उस जगह पे पहुंचने में, ट्रस्ट मी। और बाकी ये है कि जो होगा देखेंगे, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड कॉज। बस ये समझ के पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कॉन्फिडेंस के साथ गिव योर बोर्ड एग्जाम्स एंड यू विल सक्सीड। तो वर्णिता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई साइंस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू वर्णिता, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपने स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट किया और आपने अपने एक्सपीरियंस से ये बताने का कोशिश किया कि साइंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, आंसर्स कैसे लिखने चाहिए,
फिगर्स ड्राइंग्स का कितना रोल है, अपनी हॉबीज को क्यों कैरी करना चाहिए, आपके पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, कितना सपोर्ट मिल सकता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपका खाना पीना, ठीक है, सोना जगना और भी कई चीजें इन्होंने बताई। आप इनका ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में जम करके अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वी आर कमिंग अप वेरी सून with another subject, and that is going to be Hindi. And the student we are going to talk is one of the toppers in Hindi in CBSE Board 2020, JV Shreya. Thank you very much.